जय जोहार, जय हिंद। हम करेंट अफेयर कर रहे हैं अप्रैल का, और ये सेकेंड है। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमिक के कौन कौन से न्यूज थे, उसके साथ में हम लोग इन्वायरमेंट के भी देखेंगे। और जैसे कि आपको पता रहता है कि अप्रैल में क्या होता है कि अप्रैल के आसपास में पूरे जितने भी रिपोर्ट आते हैं, ठीक है, रिपोर्ट बने रहते हैं, वो सब प्रकाशित होना शुरू हो जाते हैं। तो अप्रैल भर में, मार्च के एंड और अप्रैल भर में बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बहुत सारे रिपोर्ट भी, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करते हैं। पहला और जो सबसे बड़ा न्यूज में भी ये था कि जो असमानता का जो लेवल है बढ़ते जा रहा है, और ये हम प्रॉब्लम भारत में नहीं पूरे हर एक जगह पे है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट एक लेके आके है, उजागर जो किए हैं, ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट है वो कौन से संस्था लेके आता है। तो आपको बताना है कि जो इनइक्वलिटी है, जो असमानता है, ठीक है, वो भी आय में असमानता हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा रिपोर्ट लेके आता है। क्या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम? नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? नहीं भैया, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल, ये भी एक अपना रिपोर्ट जारी करते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर, लेकिन जो वर्ल्ड इनइक्वालिटीज जो रिपोर्ट है ना, वो लेके आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब, लेके आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब ने जो वर्ल्ड इनकम इनइक्वालिटीज रिपोर्ट जो बनाया है, उसके अनुसार 2024 में भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत ऊपर के 10% लोगों के पास है। तो हमको बताना है कितने परसेंट लोगों के पास है। तो बताना है 50%, 57%, 63% और 70%। तो टॉप 10% के पास भारत का पूरा वेल्थ का कितना परसेंट है? 63% है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 63%। ये रिपोर्ट उस रिपोर्ट के अनुसार है, यानी कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, और इसी को ही असमानता है, बढ़ते जा रहा है। और अभी बोला जा रहा है कि और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण कुछ ही लोगों को और ज्यादा फायदा होते जा रहा है, और मास को उसका वंचित नहीं हो पा रहा है। तो या तो फिर डिजिटल गैप को कम किया जाएगा, और उसके लिए और योजना लेके आएंगे, ठीक। जो नाप रहे हैं उसके लिए, इनइक्वलिटी को नापने के लिए हमारे पास जो मापदंड होता है उसको गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, गिनी गुणांक बोलते हैं। उसका वैल्यू कितना है, तो इतना डिटेल में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कितना गुणांक था, तो उसके लिए है। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड किया कीजिए। अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है तो इसका जो आंसर है 0.47। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, असमानता को मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कर्व जो बनता है, उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कर्व है, ठीक है, तो ये कौन सा कर्व है? ये है लॉरेंज कर्व और क्रूजेन कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे असमानता को मेजर करने वाला जो कर्व है, लॉरेंज कर्व है, ठीक है। और जो फिलिप्स कर्व होता है, लोफर कर्व होता है, वो टैक्स के लिए रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है ये है कि जो असमानता है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा योजना स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसका जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, वित्तीय समावेश, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री गरीब किसान कल्याण योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इनडायरेक्टली रूप से ये असमानता को कम कर रहा है, ठीक है ना, सभी योजनाएं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि वित्तीय समावेश के लिए जो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो योजना जो लेके आए थे, ठीक है ना, वो कौन सा है? ये है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे बैंकिंग खुला, और उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जितना भी प्रोडक्ट है उसके थ्रू हम लोग मुहैया करा रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, ये बताना है हम लोग को कि जो, अब देखो असमानता इतना बढ़ गया था, तो पॉलिटिक्स भी आ गया था यहाँ पे, इलेक्शन का माहौल था, तो वहां पे बोल रहे थे कि इनहेरिटेंस टैक्स दो, इनहेरिटेंस टैक्स दो, वो बोल रहे थे। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? इनहेरिटेंस टैक्स मतलब जिसके पास जितना संपत्ति है उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी कारण आपका जो है अलग अलग कास्ट सेंसस कराने की मांग कर रहे हैं, और सेंसस की भी मांग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी सेंसस नहीं निकला है, ठीक है ना, 2021 का जो पेंडिंग है अभी तक नहीं हुआ है। तो कौन से विरासत के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। तो ये बताएंगे कि जो भारत में वर्तमान में संपत्ति और धन पर विरासत कर लगता है क्या? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं लगता, गलत हो गया। उसके बाद ये समाप्त कर दिया था, पहले लगता था क्या? हाँ बिल्कुल लगता था, लेकिन 1985 में इसको समाप्त कर दिया था, ये सही है। तीसरा,
अभी इंडिविजुअल को लगता है, ठीक है, इतना के ऊपर अभी तो लगता ही नहीं है, तो ऐसा रेगुलेशन वाले भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या है कि पहले लगता था लेकिन अबॉलिश कर दिया है। लेकिन कुछ लोग जिस लेवल का असमानता बढ़ते जा रही है, तो वो चाह रहे हैं कि फिर से इनहेरिटेंस टैक्स हम लोग को के ऊपर लगना चाहिए बोल के। उसके बाद नेक्स्ट एक जो था वो है स्टार्टअप इंडिया पहल, आप जान रहे हैं। तो और उसके हिसाब से जो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। टैक्स हॉलीडे 3 साल के लिए दिया गया है, ठीक है, आपको बजट में बिल्कुल दिया गया था। और फंड बनाने की बात की है 10,000 करोड़ का अप्रैल में, तो हाँ बिल्कुल था। तीसरा, फास्ट ट्रैक पैटर्न देने की बात की है, बिल्कुल दिया था। और सभी जो स्टार्टअप है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, मैंडेटरी कर देना है, ये था क्या? नहीं था। ये क्या था कि अगर आपका 20 लाख से ऊपर आपका हो रहा है तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये प्रोसेसर में, लेकिन सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, जो स्टार्टअप को कैलकुलेट करने के लिए एक इंडेक्स निकाल रहे थे, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये बताना है ये कौन सा जो संस्था है इसको निकालता है और उसमें भारत का रैंकिंग क्या है, कितने स्टार्टअप्स हैं, ठीक है ना, कितने यूनिकॉर्न हैं। तो ये जो रिपोर्ट है कौन निकालता है? क्या आईएमएफ निकालता है? क्या 5वां पोजीशन है? नहीं, बिल्कुल गलत। ब्लूमबर्ग 4था पोजीशन? नहीं। ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? नहीं, ये निकालता है हुरान हुरून रिपोर्ट निकालता है। और भारत कौन सा है? तीसरा है। अमेरिका चाइना के बाद भारत है, ठीक है। तो आंसर है ए, हुरान रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि जो यूनिकॉर्न जिसको बोलते हैं, एक स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन जाता है तो वो कितना होता है, उसका मूल्यांकन जो कितना होता है, कितना वैल्यूएशन होता है, तो वो कितना होता है आपको बताना है। 500 करोड़, 1,000 करोड़, 7,500 करोड़ या 10,000 करोड़, तो इसका बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यही होता है डॉलर में 1 बिलियन जिसका भी हो जाता है उसको हम लोग क्या है, यूनिकॉर्न बोलते हैं। और इंडियन रुपीस में करोगे तो लगभग 7,500 करोड़ के आसपास, तो ये हो जाएगा 7,500 करोड़। अगला प्रश्न ये है जो कि न्यूज में था उतना टाइम, और एनपीए और बैंकिंग के सिस्टम के, और बार बार न्यूज में रहता है, बेसल सुधार, ठीक है ना, बेसल सुधार, बैंकिंग का बेसल सुधार, ये जो है कौन सा संगठन क्या है कि इसको लेके आया है और इसको निगरानी करता है? पहला है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, या चौथा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। नहीं, चौथा नहीं है, गलत है। आईएमएफ भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, ये कौन सा है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसके तहत क्या बोलते हैं कि जो एनपीए का प्रॉब्लम या फिर जो रिस्क है कि बैंक क्या हो सकता है, डूब सकता है ना, जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, तो कितना रेजिलियंस है उसको चेक करने के लिए और एक व्यवस्था लेके आए हैं, उसको बेसल सुधार बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अगला प्रश्न ये है, T+2 जो सेटलमेंट आप सुन रहे होंगे कभी, साइकिल जो है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में चल रहा था। और अप्रैल में जब बातें हो रही थी कि T+1 का बातें हो रही थी, फिर T+0 का बातें हो रही थी, जो अभी जो चल रहा है T+1 चल रहा है, ठीक है, T+0 में पहुंचने की बात हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपका डीमेट अकाउंट रहता है, उसमें आप खरीदी बिक्री करते हो स्टॉक्स को। तो उसमें क्या है कि सेटलमेंट कब होता है, मतलब क्या है कि कितने टाइम में आप निकाल सकते हो, स्टॉक बेचे और तुरंत क्या है आपके अकाउंट में आ जाए, मतलब T+0। अभी क्या हो रहा है कि T+1 होता है, ठीक है ना, आज के डेट में T+1 हो रहा है, ठीक, कि आज बेचे तो कल निकाल सकते हो। उससे पहले T+2 था, ये अप्रैल की बात हो रही है उतना टाइम। तो उसके बारे में बताना क्या है, लेन देन व्यापार को 2 घंटे के बाद निपटारा कर सकते हैं? नहीं भैया, ये होता है लेन देन 2 दिन के बाद निपटारा कर सकते हैं। हाँ, T+2 में 2 दिन लग जाता था, ठीक है ना, 2 वीक में नहीं, ठीक, इमीडिएटली नहीं, T+0 में इमीडिएट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिन के बाद। तो T+1, T+2, T+0 अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब है कि कितना जल्दी वो सेटलमेंट होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आरबीआई ने भी 2-3 रिपोर्ट निकाला था, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि वो कौन सा रिपोर्ट था भारत जो आरबीआई जारी नहीं करता, कौन सा रिपोर्ट है इनमें से जो आरबीआई जारी नहीं करता? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाँ, कि जो वित्तीय स्थिरता कैसे है, क्योंकि स्थिरता बनाए रखने का आरबीआई का जिम्मेदारी है, क्या है, कैसे करके, यानी कि महंगाई को कंट्रोल रखना है, आपका काम है महंगाई कंट्रोल करके रखना है। दूसरा, फॉरेक्स जो पैसा है उसको स्थिर करके रखना है, तो ये काम तो करता है, तो इसी कारण वित्तीय स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है।
दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये तो आपको ही पता है, जिससे ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है कम कराना है, तो उसका पूरा रिपोर्ट निकालता है, बिल्कुल ये निकालता है आरबीआई। तीसरा, उसके बाद स्टेटस ऑफ इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट, ये निकालता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं निकालता है। और कौन सा निकालता है कि कितना ट्रेंड और प्रोग्रेस है, बैंकिंग सिस्टम तो पता है आरबीआई के अंदर है, ये भी निकालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता का जो रिपोर्ट है ये नहीं निकालता। अगला प्रश्न ये है कि जो पेमेंट का एग्रीगेटर है, पेमेंट एग्रीगेटर आप सुन रहे होंगे, जैसे यूपीआई आया, उसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर, तो पेमेंट का एग्रीगेटर को नियंत्रण कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? और आप जानते हो कि भारत में जो पेमेंट का रेगुलेटर कौन करता है, पेमेंट एग्रीगेटर का, तो मनी के पूरा फ्लो को मैनेज जो करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, कौन करता है? आरबीआई करता है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपीआई वाला को जो प्रोडक्ट बनाता है एनपीसीआई, तो कौन रेगुलेट करता है? पेमेंट एग्रीगेटर को आपको आरबीआई करता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि न्यूज में था और सक्सेसफुल भी हमने भेज चुके हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को 2024 में हमने किस देश के साथ समझौता किया था और बेचने का? तो आपको बताना है कौन सा, वियतनाम, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर किया, किसको? पहला बैच डिलीवर कर चुका है फिलीपींस को, तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला प्रश्न ये है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके लिए कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत कथन गलत है? तो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है, बिल्कुल भारत और रशिया ने मिलकर विकसित किया है। दूसरा, ब्रह्मोस का जो नाम है वो दो नदी के बीच का है, एक है ब्रह्मपुत्र भारत का और दूसरा है मोस्कवा रशिया का, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। तीसरा, कि ये केवल एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से हवाई प्रक्षेपण करने वाली मिसाइलें नहीं भैया, जो लॉन्च कर सकते हो भी, एयर से कर सकते हो, वाटर से कर सकते हो, लैंड से कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, ये सुपर सोनिक क्रूज है जो तीनों से वो कर सकते हो, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो गलत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी गलत है। ठीक है ना, तीनों जगह से आप मार सकते हो। एक न्यूज और था, ठीक है, आपको नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन के कारण क्या है, अफसा को और कुछ क्षेत्र में बढ़ा दिया गया था। स्पेशल जो है ना, स्पेशल जो आर्म फोर्स एक्ट है, स्पेशल पावर एक्ट था, तो कौन से राज्य में इसको तैनात किया गया है? ठीक है ना, ये बताना है नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में है। तो आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो आपको बताना है कहाँ पे स्पेशल फोर्स एक्ट लगा हुआ है, यानी कि वहां पे क्या है कि अपने जो बल हैं, जो डिफेंस फोर्स है, उसको इम्पोर्टेंट पावर दिया गया है। ठीक है ना, ताकि स्टेबल किया जाए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड, क्योंकि मणिपुर नागालैंड का जो इशू चल रहा है। ठीक है, तो स्पेशल प्रिकॉशनरी लेके बैठे हैं। एक न्यूज में था, वो था सीडोम, एक रक्षा प्रणाली है, ये कौन सा देश ने विकसित की थी? जैसे कि पहले तो हम लोग देख रहे थे आयरन ड्रोम, ठीक है ना, जो मिसाइल से बचाने के लिए, तो ये कहाँ कहाँ पे हो रहा था? इसराइल और हमास के बीच में। तो उसके बाद सी डोम नया लेके आए थे। ठीक है, तो ये कौन सा कंट्री था? इसराइल था, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसराइल होगा, जो रक्षा। उसके बाद रशिया का कौन सा है? रशिया का आपका है S-400। ठीक है ना, थर्ड कौन सा है? अमेरिका का, और इंडिया का आकाश है। अगला प्रश्न है, ये कौन सा जो आंदोलन है, जो न्यूज में था कि 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो कौन सा था? जो पर्यावरण आंदोलन है जो 50 वर्ष पूरा किए, तो क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या नर्मदा नदी बचाने के बाद ये स्टार्ट किए थे। दूसरा, चिपको आंदोलन है क्या? तीसरा, साइलेंट वैली आंदोलन है क्या? या फिर अपिको आंदोलन है क्या? ये क्या हो गया? केरल तमिलनाडु के सामने हुआ था, ये हाँ कर्नाटका के सामने है चिपको, उत्तराखंड, और ये क्या बोलते हैं, गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा 50वीं? तो चिपको आंदोलन हुआ था 50वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न ये है कि ग्लोबल जियो पार्क, जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, ठीक है ना, बना रहे हैं, जो देते हैं, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन देता है, संगठन जिम्मेदार है? तो मैंने बताया था कि अप्रैल में बहुत सारे रिपोर्ट आए हुए थे, तो ये जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है,
वो बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है। क्या ये वर्ल्ड वाइड फंड देता है? नहीं देता। क्या यूएनडीपी देता है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है? नहीं देता। क्या ये यूनेस्को देता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, ये नहीं देता। ये कौन सा देता है? इंटरनेशनल यूएन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बताना है कि कौन सा देता है। तो ये जो है ग्लोबल जियो पावर जो नेटवर्क है आपको देता है, यूनेस्को देता है। ठीक है। अगला अगला जो प्रश्न है ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास जो है, उसके भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए 1 मिलियन यूथ एक्ट चैलेंज, ठीक है ना, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज की शुरुआत कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? आईयूसीएन ने किया है, क्या ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने किया है, कि वर्ल्ड वाइड फंड ने किया है, कि यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप ने किया है? तो आपको बताना है कि जो यूथ को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए प्रति ज्यादा जागरूक होने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या कहा है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप। अगला प्रश्न ये है कि जो 1 मिलियन यूथ चैलेंज है वो कौन से सतत विकास लक्ष्य या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर केंद्रित है? ये जो 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज है वो कौन से गोल के लिए जिम्मेदार है? पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12वां नंबर, जिम्मेदार खपत और उत्पादन के लिए, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोडक्शन के लिए। दूसरा क्लाइमेट एक्शन के लिए। तीसरा क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए। तो सस्टेनेबल गोल नंबर 6, 13 या और 12, तो क्या हो जाएगा इसमें से? तीनों के लिए करते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास लक्ष्य है उसके बारे में बताना है और कौन सा गलत है। तो पहला कि इसमें 17 गोल रहते हैं और 169 टारगेट है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसको 2015 में अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के लिए और 2030 तक हम लोग को कंप्लीट करना है टारगेट को, बिल्कुल सही है। तीसरा, जो सस्टेनेबल गोल 16 है वो पानी के नीचे जीवन की बात करता है? नहीं, ये नहीं करता। ये पीस, इंस्टीट्यूशन, जस्टिस की बात करता है, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है। और ये उनके लिए हाई लेवल जो फोरम है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि जो क्लाइमेट प्रॉमिस प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्लाइमेट प्रॉमिस प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? ठीक है। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, या चौथा वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन। तो आपको बताना है कौन से संगठन इसको प्रकाशित करता है। तो इसको जो करता है वो क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफार ट्रायंगल, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, अफार ट्रायंगल, ठीक है ना, न्यूज में था ये ज्योग्राफी के लिए। तो ये बताना है कि ये जो कौन से जगह पे स्थित है, और एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन था, यानी कि बहुत पुराना चीज जो मिला हुआ है वहां पे। तो ये बताना है कि मध्य अफ्रीका में, या पूर्वी अफ्रीका में, या फिर उत्तर अफ्रीका में, या दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे हमें मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कहाँ पे मिला है हम लोग को? पूर्वी अफ्रीका में, जो इथोपिया वाला जो रीजन है वहां पे मिलेगा, टेगरेस रीजन के आसपास मिलेगा, जहाँ पे रिफ्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये है कि जो अफर्ड जो ट्रायंगल मिला है समाचार में, वो किस लिए? क्या ये प्राचीन जीवाश्म की खोज के लिए मिला है? दूसरा, क्या उसके नीचे एक नए महासागर निर्माण हो रहा है, या फिर नया महासागर के बारे में पता चला है हम लोग को, या वहां पे हीरे का भंडार है? नहीं, भंडार नहीं है। या फिर वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है तुरंत? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है कि वहां पे एक महासागर के रूप में मिला है, बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, 25 क्वेश्चन ने हम लोग ने कंप्लीट किया। ठीक है। तो हमने अप्रैल का जो सेकंड सेक्शन है कंप्लीट किया। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।